myself Dr. Asma Masood, Assistant Professor Urdu, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम दर्द की गज़ल का आगे के अशार का मुतालिया करेंगे। कल के लेक्चर में हमने दर्द की गज़ल के इब्तिदाई अशार पढ़े थे, उनकी तशरीह करी थी। आज हम बाद के अशार की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी शायर के गज़ल की अशार की तशरीह करते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब एग्ज़ाम के अंदर जब आपके लिए किसी भी शेर की तशरीह करने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे कि कुछ बातों का ख्याल रखिए। पहला तो देखिए कि हमें शायर के बारे में लिखना है कि ये किस शायर ने लिखा, किस शायर की गज़ल का शेर है, उसका पूरा नाम क्या था, उसका तखल्लुस क्या था, वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसका वतन क्या है, और एक लाइन में हम उसकी गज़ल की बुनियादी सिफत, उसकी गज़ल गोई की जो बुनियादी सिफत है वो हम बताएंगे उसके अंदर। तो जैसे हम ये वाली शेर पढ़ रहे हैं तो हम इसका किस तरह तशरीह करेंगे, यानी एग्ज़ाम के अंदर अगर मान लीजिए आपका ये शेर आता है तशरीह करने के लिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि मुंदरजा बाला शेर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है और ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो 1720 ईस्वी के अंदर दिल्ली में पैदा हुए। उनका असल नाम ख्वाजा मीर है और दर्द उनका तखल्लुस है। इसके अलावा उनकी शायरी की बुनियादी सिफत के लिए हम एक लाइन में क्या लिखेंगे कि दर्द बुनियादी तौर पर एक सूफ़ी शायर थे। तो ये बात हम तशरीह से पहले हवाले के तौर पर लिखते हैं, उसके बाद हम शेर की तशरीह पर आते हैं। जैसे ये शेर है, हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराजे ख़िज़ां, आशना अपना भी वहाँ एक सब्ज़े बेगाना था। तो शेर की तशरीह के साथ साथ हम उसके मुश्किल अल्फाज भी लिखेंगे। मसलन यहाँ पर है हैफ, हैफ का मतलब होता है अफसोस, ठीक है। गुलजार, गुलजार का मतलब है बाग। ताराज, ताराज का मतलब होता है लूट या बर्बादी। ख़िज़ां, ख़िज़ां का मतलब होता है पतझड़, पतझड़ का मौसम होता है ना, तो ख़िज़ां उर्दू में पतझड़ को कहते हैं। फिर आता है आशना, आशना का मतलब है पहचान का या दोस्त। अब हम इस शेर की तशरीह करेंगे। शायर कह रहा है, हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराजे ख़िज़ां, आशना अपना भी वहाँ एक सब्ज़े बेगाना था। यानी अफसोस की बात है कि पतझड़ को, पतझड़ ने, ख़िज़ां का मौसम है, पतझड़ ने ख़िज़ां बाग को लूट कर बर्बाद कर दिया। यानी दुख की बात है कि पतझड़ के मौसम ने बाग को बर्बाद कर दिया, लूट करके ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। क्योंकि हम देखते हैं ना, पतझड़ का मौसम आता है तो बाग के अंदर सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, टहनियाँ जो हैं वो ठूंठ हो जाती हैं, उनसे सारे फूल जो हैं वो सूख के मुरझा कर गिर जाते हैं। तो उसी मंजर का जिक्र शायर कर रहा है कि दुख की बात है कि ख़िज़ां ने बाग को लूट करके बर्बाद कर दिया। आशना अपना भी वहाँ, हमारी भी पहचान का वहाँ पर एक सब्ज़े बेगाना था। सब्ज़े बेगाना कहते हैं खुद ब खुद उगने वाली घास, घास होती है ना जो खुद ब खुद उग जाती है, जिसको कोई खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं ऐसी घास जो खुद ब खुद उग जाए, जो बहुत मामूली होती है, इस तरह की एक मामूली शै, एक मामूली हकीर शै जो थी वो भी हमारी पहचान की उस बाग में थी जो कि ख़त्म हो गई। जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है कि बाग का हर शै जो है बाग की वो बर्बाद हो जाती है, मुरझा जाती है, तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि जब बर्बादी का मौसम आता है, जब तबाही का मौसम आता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। देखो, हम जो शेर पढ़ते हैं तब उसकी तशरीह करते हैं तो हमें क्या है कि सामने के मीनिंग के साथ साथ, सामने के मानी के साथ साथ उसके पीछे छुपे हुए मीनिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शायर उसके पीछे क्या बात कहना चाह रहा है। तो इस शेर के अंदर हम बज़ाहिर तो वो बाग की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दर्द जो हैं, चूँकि 18वीं सदी के शायर थे, उस ज़माने में अहमद शाह और नादिर शाह के हमले हुए थे दिल्ली के अंदर,
اور دہلی جو تھی وہ بہت زیادہ اجڑ گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، لوگ جو تھے وہ گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے تباہی کی وجہ سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہو کہ خزاں کے موسم کا جو ذکر کر رہا ہے تو وہ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے حملوں کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ انہوں نے لوٹ کر کے دلی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو دلی جو اجڑی ہے تو وہاں پر ہمارا بھی آشنا، ہمارا بھی ایک دوست وہاں تھا جو کہ وہ بھی اس کے اثر میں آیا، یعنی اس تباہی اور بربادی کے اثر میں آیا۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اس طرح دلی جو ہے وہ اجڑی کہ وہاں کوئی بھی باقی نہیں رہا، کوئی بھی اچھا، کوئی بھی پرسکون حالت میں نہیں رہا، کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اسی لیے لوگ جو تھے وہ اپنی عزت اور اپنا مال وغیرہ بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو یہ بات اس کی طرف بھی اشارہ درد کر سکتے ہیں۔ تو درد نے صرف باغ کی بات نہیں کی ہے، درد جو ہے وہ 18ویں صدی کی دلی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم آ، ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم آ، وہ دل خالی جو تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھیے۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، یعنی بہت زیادہ۔ خلوت خانہ کا مطلب ہوتا ہے تنہا گھر، اکیلا گھر۔ موہوم کا مطلب ہے وہم کیا ہوا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ حوالے کے طور پہ وہی لکھیں گے پہلے ہم کہ مندرجہ بالا شعر خواجہ میرزائیید کی غزل کا لیا گیا ہے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے مشکل الفاظ لکھنے کے بعد میں۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے وہموں کا، کثرت کہتے ہیں بہت زیادہ، موہوم وہم کیا ہوا، یعنی بہت سارے جو وہم ہیں ان کا گھر بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ وہ دل خالی، میرا وہ خالی دل جو اے معبود تیرا خاص خلوت خانہ تھا، تیرا خاص گھر تھا، اکیلا گھر تھا جہاں صرف میرا معبود، میرا خدا رہتا تھا۔ اس خالی دل کے اندر اب بہت سارے وہموں نے کیا ہو گیا، وہم جو ہیں وہ مہمان بن کر آ گئے ہیں۔ تو وہ جو میرا دل ہے جس میں خدا رہتا تھا، جس میں خدا کو رہنا چاہیے تھا، جس میں خدا کا ہی، جو صرف خدا کا گھر تھا، اس کے اندر آج کے انسان نے بہت سارے وہموں کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ بہت سارے وہم جو ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صرف خدا پر ایمان رکھو، اس پر بھروسہ رکھو، لیکن ہم کیا ہیں؟ بہت سارے وہموں کو اپنے دل میں جگہ بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرف درد اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت سارے وہموں کو اپنے دل کے اندر مہمان بنا لیا، اور اس نے وہ سرائے، یعنی دل کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ بہت سارے وہموں کا، بہت سارے وہم جو ہیں اس میں مہمان بن کر کے آ گئے ہیں، ان کا گھر بن گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کیا کرتا ہے کہ کبھی مان لیجئے کہیں جا رہا ہے اور اس کو بلی وغیرہ راستہ کاٹ جاتی ہے تو وہی سوچ کر کے رک جاتا ہے کہ کہیں بعد میں جائیں گے، ٹھہر جاتا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، وہم آ جاتا ہے اس کے دماغ میں۔ تو وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو اپنے ایمان کو پختہ کرو، اس مضبوط کرو کہ انسان جو ہے وہ صرف خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے وہم جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اپنے ایمان کی پختگی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں شعر کے اندر کہ انسان کو اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے۔ اگلا شعر جو ہے وہ غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کیا ہوتا ہے؟ مقطع ہوتا ہے وہ شعر جو کہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، جس کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہاں دیکھو درد کا تخلص استعمال ہوا ہے، درد نے اپنا تخلص استعمال ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ بھول جا خوش رہ ابس وہ سابقے مت یاد کر، درد یہ مذکور کیا ہے آشنا تھا یا نہ تھا۔ درد کا نام آیا ہے اس کے اندر، تخلص آیا ہے، اس کا مطلب یہ ان کا مقطع ہے۔ غزل کا مقطع جو ہوتا ہے وہ قطع سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا۔ تو جہاں سے غزل ختم ہوتی ہے، جہاں سے غزل الگ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ شعر غزل کا مقطع کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اس شعر کے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ دیکھیے، ابس یہ آیا ہے۔ ابس کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ یا بیکار کی چیز۔ سابقے کا مطلب ہوتا ہے پہلے کے، پرانے۔ مذکور کا مطلب ہوتا ہے ذکر کیا گیا۔
आशना का मतलब होता है दोस्त या पहचान का। पिछले शेर में भी तो आया था ना आशना, उसका मतलब है दोस्त या पहचान का। अब देखिए शायर क्या कह रहा है, भूल जा खुश रह अबस वो साबक़े मत याद कर। यानी शायर ये कहना चाह रहा है कि ए इंसान, तू साबक़े यानी पुरानी बातों को, गुजरी हुई बातों को, अपने पास्ट को, अपने माजी को याद मत कर और खुश रह। भूल जा उन पुरानी बातों को और खुश रह। यानी पुरानी बातों को याद करने से इंसान सिर्फ दुखी होता है, परेशान होता है ज़हनी तौर पर, इसलिए उन्हें भूल जा और खुश रह, पुरानी बातों को याद मत कर। दर्द ये मज़कूर क्या है, दर्द ये क्या जिक्र करते हो तुम कि मेरा आशना था पुराने ज़माने में कोई या न था, यानी कोई मेरा दोस्त था जो अब मेरा दोस्त नहीं है। ये बात कर सोच सोच करके दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज की बात करो, मतलब आज के ज़माने के अंदर तुम क्या हो, तुम्हारे साथ कौन लोग हैं, उनके साथ खुश रहो। पुरानी बातें याद करके तुम्हें दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात वो अपने शेर के अंदर कह रहे हैं। देखो जब भी हम कोई गज़ल पढ़ते हैं, कोई नज़्म पढ़ते हैं या अदब की कोई तख्लीक, चाहे वो नस्र की हो चाहे वो शायरी की हो, हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अदब जो है, शायरी जो है, अदब जो है वो हमें ज़िंदगी की समझ अता करता है। यानी किस में क्या बातें होती हैं इसमें, या तो इंसान, इंसानी ज़िंदगी और इंसानी समाज की। तो हमें शायरी हो या नस्र हो, दोनों चीज़ें हमें इंसानी ज़िंदगी के बारे में बताती हैं, इंसान के बारे में बताती हैं, इंसानी ज़िंदगी की समझ पैदा करती हैं हमारे अंदर, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को समझाती हैं। क्योंकि शायर और अदीब जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो ज़्यादा क्या है, गहराई से चीज़ों को देखता है। तो वो जब लिखता है उसे पढ़ करके हम जो है क्या है, ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं, हम समाज को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं, इंसान को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अदब जो है, लिटरेचर जो है, चाहे वो किसी भी ज़बान का हो, उसका बुनियादी मरकज़ क्या होता है, उसका मरकज़ इंसान है। यानी सेंटर पॉइंट तो इंसान है, इंसान की तो बात करता है वो। इसलिए शायरी भी इंसान की बात करती है, इंसानी समाज की बात करती है। और शायर जिस ज़माने के अंदर रहता है, जिस माहौल के अंदर रहता है, उसका असर उसके ऊपर पड़ता है, तो वो उसको भी वो भी रिफ्लेक्ट होता है उसकी शायरी के अंदर, उसके अदब के अंदर। तो हम ना सिर्फ ये कि इंसान को बेहतर तौर पर शायरी के अंदर समझ सकते हैं, बल्कि हम उस शायर के ज़माने को भी समझ सकते हैं। तो दर्द की गज़ल, चाहे दर्द एक बुनियादी तौर पर एक सूफ़ी शायर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है, इंसान के मिजाज, इंसान की फ़ितरत की बात भी अपनी गज़ल के अंदर कर रहे हैं और अपने ज़माने की बात भी अपनी गज़ल के अंदर कर रहे हैं। गज़ल जो होती है वो चूँकि अलामती होती है ज़बान उसकी, उसके अंदर क्या सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, जो कुछ सामने का मतलब होता है वो नहीं होता, उसका मतलब उसके पीछे जो छुपा हुआ मतलब होता है वो होता है। तो इसलिए गज़ल के ज़रिए हम बहुत सारे मानी जो हैं वो हम समझ सकते हैं। तो आज हमने गज़ल, मीर दर्द की गज़ल को ये मुकम्मल तौर पर पूरा पढ़ लिया है। उम्मीद है तुम लोगों को ये गज़ल जो है, इसके अशार समझ में आ गए होंगे और इसकी तशरीह अब बेहतर तौर पर तुम लोग कर सकते हो। थैंक यू।